हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसकी हेडिंग है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। इन तीनों किंगडम के बारे में हम डिटेल्ड स्टडी इस चैप्टर में करने वाले हैं। उसके बाद में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया का इस चैप्टर में एक बेसिक आइडिया दे रखा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम है और चैप्टर नंबर 4 जो है वो एनिमल किंगडम है। तो उन दोनों चैप्टर्स में किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके हमें समझा रखा है। उसके बाद में वायरस, वायरोइड और एक टर्म यहाँ पर नहीं दे रखी जिसको हम प्रियोन्स बोलते हैं, और लाइकेन्स। इन सब के बारे में भी हम एक बेसिक आइडिया लेंगे और हम समझेंगे कि क्यों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था, उन्होंने इन सब को वायरस, वायरोइड, प्रियोन्स और लाइकेन्स को किसी भी किंगडम में क्लासिफाई क्यों नहीं किया था। इन सारे पॉइंट्स को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की एक एक लाइन को हम समझेंगे और हर चीज को मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी। चैप्टर की जो हेडिंग है उस पर आप फोकस करो। फर्स्ट जो वर्ड है हेडिंग में वो है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल वर्ड को अगर मैं देखूं तो इसमें एक टर्म आती है बायो। बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग या फिर लाइफ, मतलब वो जिसमें लाइफ है, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देंगे? लिविंग बोल देंगे। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कैटेगरीज में डिवाइड करना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो कैटेगरीज में डिवाइड करने का प्रोसीजर है, जो किंगडम में डिवाइड करने का प्रोसीजर है, वो कैसे स्टार्ट हुआ था और किस तरीके से जो आज हम हमारी स्टडी का बेसिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उस तक हम कैसे पहुंचे, ये सारी चीजें इस चैप्टर में दे रखी हैं। तो हम उसको समझने वाले हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन है, सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई है तब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के बहुत सारे अटेम्प्ट किए जा चुके हैं। इट वाज डन इंस्टिंक्टिवली, नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वर साइंटिफिक but born out of a need to use organism for our own use for food, shelter and clothing. शुरुआत में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था तब कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं था। लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या यूज हो रहा है, वो फूड के फॉर्मेट में काम आ रहे हैं, वो शेल्टर के फॉर्मेट में काम आ रहे हैं या फिर क्लोथिंग के फॉर्मेट में काम आ रहे हैं, उसके बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था। मतलब सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो यूजेस के बेसिस पे था कि किस सेक्टर में लिविंग का यूज हो रहा है। एरिस्टोटल जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं और फादर ऑफ जूलॉजी हैं, उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था। उन्होंने क्या किया, इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप का नाम रखा प्लांट और एक ग्रुप का नाम रखा एनिमल। उन्होंने जो है वो बेसिस रखा लोकोमोशन, कि जो चल सकते हैं वो एनिमल होंगे और जो चल नहीं सकते वो प्लांट होंगे। फिर प्लांट को उन्होंने 3 पार्ट में बांटा और बेसिस उन्होंने रखा सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और प्लांट को उन्होंने हर्ब में, श्रब में और ट्री में बांटा। और एनिमल को फिर उन्होंने अगर रेड ब्लड प्रेजेंट है या फिर नहीं है। हमें पता है कि ब्लड का कलर जो रेड होता है वो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है उसकी वजह से होता है। तो उन्होंने प्लांट को 3 पार्ट में बांटा सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पर, और एनिमल्स जो है उनको भी 2 ग्रुप में बांटा कि रेड ब्लड किसमें है और किसमें रेड ब्लड नहीं है। लेकिन जब भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिर्फ 1 या 2 फीचर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, ये अच्छा क्लासिफिकेशन नहीं होता है। ऐसे क्लासिफिकेशन को हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, क्योंकि उन्होंने कुछ फीचर्स को यूज करके ही क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था लेकिन उन्होंने किंगडम टर्म यूज नहीं की थी। उसके बाद में कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस कौन? जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो 2 वर्ड्स का होना चाहिए। इसके अलावा कैरोलस लीनियस जो है उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अरेंजमेंट करने की जो ब्रांच है टैक्सोनॉमी, उसमें सबसे ज्यादा काम किया है कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले किंगडम वर्ड यूज किया और उन्होंने क्या किया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 किंगडम में बांट दिया,
और जो टू किंगडम है उनके नाम रखे प्लांटी और एनिमेलिया। हाँ, जो कैरोलस लीनियस हैं उन्होंने सेल वॉल के बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट है उनको उन्होंने प्लांटी बोल दिया, और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट है उनको उन्होंने एनिमेलिया बोल दिया। तो इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो ग्रुप में उन्होंने बांट दिया। जो आज हम 5 किंगडम पढ़ते हैं वो 5 किंगडम के मेंबर्स जो हैं वो उस टाइम में सिर्फ 2 ही किंगडम में प्रेजेंट थे। अब जिसमें सेल वॉल है वो प्लांटी में आ गया, जिसमें सेल वॉल नहीं है वो एनिमेलिया में आ गया। जब भी कोई चीजें होती हैं, जब भी कोई नया इन्वेंशन होता है, कोई नई डिस्कवरी होती है, तो उसके ऊपर व्यू किया जाता है। तो जब कैरोलस लीनियस ने ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया होगा तो कुछ साइंटिस्ट ने इसको व्यू किया होगा, कुछ ने अच्छा बताया, कुछ ने इसमें कमियां निकाली। तो जो कमियां निकली वो ये निकली कि भाई अच्छी बात है, आपने 2 किंगडम जो है वो आपने बना दिए, और आपने एक कैरेक्टर का यूज किया कि सेल वॉल प्रेजेंट है तो प्लांटी में रख दो, नहीं है तो एनिमेलिया में रख दो। लेकिन इसकी वजह से कुछ कमियां हो गई। बोले क्या कमियां हो गई? बोले आपने इस अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर भी होते हैं, कुछ प्रोकैरियोट भी होते हैं, कुछ यूकैरियोट भी होते हैं। अगर यूनिसेलुलर समझ गए, जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है उनको यूनिसेलुलर, जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी है उनको मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोट यूकैरियोट क्या होते हैं? देखो बेटा, लिविंग होने के लिए सेल होनी चाहिए। लिविंग होने के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया है कि उसमें एक सेल होनी चाहिए। अगर सेल नहीं है तो वो लिविंग नहीं होगा, और अगर सेल होगी तो उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ अगर कवरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो उस सेल को हम बोल देते हैं यूकैरियोट। मैंने क्या बोला? लिविंग होने के लिए सेल होनी चाहिए, और सेल अगर है तो उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा। ये फिक्स बात है। कुछ कुछ में एक्सेप्शन होता है, कुछ सेल में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, उसके कुछ रीजन होते हैं, वो जैसे जैसे हम स्टडी करेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझा दूंगी। तो अगर लिविंग है तो सेल है, सेल है तो जेनेटिक मटेरियल है। या तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग होगी या फिर कवरिंग नहीं होगी। अगर कवरिंग है तो उस सेल को हम यूकैरियोट बोल देते हैं, और अगर कवरिंग नहीं है तो उस सेल को हम क्या बोल देते हैं? प्रोकैरियोट बोल देते हैं। और इस जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। और इस जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ ये जो कवरिंग है, इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियस बोल देते हैं। मतलब प्रोकैरियोट में ट्रू न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, यूकैरियोट में ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट देखो, सेल की आउटर मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन, अंदर जेनेटिक मटेरियल। सेल मेम्ब्रेन और जेनेटिक मटेरियल के जो बीच की खाली जगह है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट की जो सेल होती है उसमें साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल के नाम पे ज्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ राइबोसोम हम देखते हैं, और कोई ऑर्गेनेल देखने को नहीं मिलता। लेकिन यूकैरियोट की सेल में न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो साइटोप्लाज्म है उसमें अलग अलग टाइप के सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे कि गोल्जी बॉडी हो गई, जैसे कि राइबोसोम हो गया। राइबोसोम, जो प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो 70s टाइप के होते हैं, यूकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो 80s टाइप के होते हैं। इसके अलावा जो है वो और भी इसमें जो है वो ऑर्गेनेल देखने को मिलते हैं। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट मैंने डिफरेंस किया, दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर कोई लिविंग है तो उसमें सेल होगी, सेल है तो जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल है तो या तो कवरिंग होगी या नहीं होगी। अगर कवरिंग है तो उस सेल को हम यूकैरियोट बोलते हैं, और अगर कवरिंग नहीं है तो उस सेल को हम प्रोकैरियोट बोलते हैं। जो प्रोकैरियोट होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल जैसा ज्यादा कुछ नहीं देखने को मिलता, और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस होता है। तो साइंटिस्ट ने जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन को व्यू किया तो उन्होंने कमियां बताई कि भाई आपने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफरेंस नहीं किया, आपने प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस नहीं किया, आपने जो खाना खुद बना सकते हैं जो ऑटोट्रोपिक होते हैं उसमें, और जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं उसमें भी डिफरेंस नहीं किया, और आपने कुछ ऑर्गेनिज्म को किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा, जैसे कि यूग्लेनोइड्स। यूग्लेनोइड्स कैसे होते हैं कि इनमें सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, ये तो एब्सेंट है, लेकिन ये प्लांट की तरह खाना बना सकते हैं। जब सनलाइट होती है ना तो यूग्लेनोइड सनलाइट का यूज करके फूड बना सकते हैं, लेकिन जब सनलाइट नहीं होती है तो ये दूसरे को पकड़ के खा लेते हैं। तो बताओ आप इस ऑर्गेनिज्म को किस में रखोगी? तो
कैरोलस लीनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसमें साइंटिस्ट ने क्वेश्चन मार्क लगाया कि आपने अच्छा किया, क्लासिफिकेशन कर दिया आपने, जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया, लेकिन आपने ये चीजें जो हैं वो आपने कमियां रखी हैं। ठीक है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया अर्नस्ट हैकेल ने। अर्नस्ट हैकेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, प्लांटी और एनिमेलिया में से जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको निकाला और उन्होंने थर्ड नंबर का किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा। फिर जब प्रोटिस्टा को साइंटिस्ट ने व्यू किया तो इसमें भी कमी निकाली, बोली यूनिसेलुलर तो प्रोकैरियोट भी होते हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी होते हैं, तो बोले आपने सबको तो सारे यूनिसेलुलर को तो एक जगह रख दिया। तो फिर फोर्थ नंबर का किंगडम बनता है और ये किंगडम बनाया कोपलैंड ने, और कोपलैंड ने जो है वो मोनेरा किंगडम बनाया। प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोकैरियोट थे, प्रोकैरियोट हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। तो कोपलैंड ने प्रोटिस्टा किंगडम में जितने भी प्रोकैरियोट थे उन सबको निकाल करके मोनेरा किंगडम में रखा। और फिर 1969 में R.H. विटेकर नाम के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने प्लांटी ग्रुप को स्टडी किया और उन्होंने ये देखा कि प्लांटी किंगडम में कुछ मेंबर ऐसे हैं जिसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट है लेकिन वो काइटिन की बनी है। प्लांट में जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन जो कुछ मेंबर थे उनमें सेल वॉल काइटिन की बनी हुई थी, और जिनमें काइटिन की सेल वॉल थी ना वो खाना भी खुद नहीं बना रहे थे। बोले आप फिर एक जगह क्यों रख रखे हो, प्लांटी में जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की है। इसमें पहला डिफरेंस, चलो एक तो सिमिलरिटी है सेल वॉल प्रेजेंट, लेकिन कंपोजिशन भी तो अलग है और खाना भी खुद नहीं बना रहे। तो बोले इनके लिए नया किंगडम बनाओ। तो फिफ्थ नंबर का किंगडम बनाया गया फंगी। उसमें उन मेंबर्स को रखा गया जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर तो है लेकिन उनमें सेल वॉल भी प्रेजेंट है, लेकिन वो काइटिन की बनी है, लेकिन वो हेटेरोट्रोफिक होते हैं। प्लांटी में कौन बच गए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एनिमेलिया में कौन बच गए, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट जो खाना खुद नहीं बना सकते हैं। प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होगी लेकिन वो सेलुलोज की बनी होगी, और एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इस तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कार्ल वूज नाम के साइंटिस्ट ने। कार्ल वूज जो है वो मोनेरा किंगडम को स्टडी कर रहे थे। उन्होंने ये बोला कि मोनेरा में कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो नॉर्मल कंडीशन में रह सकते हैं। तो बोली दोनों को एक जगह क्यों रख रखा है, दोनों को अलग अलग रखो। तो उन्होंने मोनेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया एक किंगडम, तो और एक किंगडम जो है उन्होंने बना दिया यू बैक्टीरिया। इस तरीके से कार्ल वूज ने 6 जो है वो किंगडम बना दिए। और ये जो किंगडम है इनको भी उन्होंने फिर जो है वो डोमेन में कैटेगराइज कर दिया। तो किंगडम से बड़ी यूनिट होती है डोमेन, लेकिन अगर हम ऑब्लिगेट कैटेगरी की बात करें तो सबसे बड़ी यूनिट किंगडम ही होती है। ये बात याद रखनी है। समझ में आ गया? तो मैंने बेसिक आइडिया दिया है, आपको ये चैप्टर और अच्छे समझ में आएगा। इसको जाकर के दोबारा से व्यू कर लो पीछे, अगर नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे सुनो, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैं चीजों को क्लियर कर देती हूँ। ये थोड़ा साफ कर दूं यहाँ से। ये देखो, लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया और किंगडम का नाम रख दिया प्लांटी और एनिमेलिया। उन्होंने क्या किया, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 2 किंगडम में बांट दिया, या तो उनको प्लांट में रख दिया या फिर उनको एनिमल में रख दिया। लेकिन इस सिस्टम की कुछ कमियां रही जो अभी मैंने आपको बताई थी। ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। फोटोसिंथेटिक जो ग्रीन एल्गी होते हैं, मतलब जो प्लांट्स होते हैं, और जो नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी जो होते हैं उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. प्लांट और एनिमल का ये जो क्लासिफिकेशन किया ऑर्गेनिज्म का, ये बहुत इजीली उन्होंने कर दिया। इससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत इजी भी हुई समझने के लिए, लेकिन एक कमी ये भी रही, इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म रहे जिनको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया, ना तो उसको प्लांट में रखा गया ना एनिमल में। और उसका बेसिक रीजन मैंने अभी आपको बताया यूग्लेनोइड्स का एग्जांपल देकर के, कि उसमें प्लांट जैसे भी कैरेक्टर है, एनिमल जैसे भी कैरेक्टर है, बताओ किस में रख दोगे। ठीक है, तो ये कमियां रही 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम
was found inadequate। ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है इसको लंबे समय तक यूज किया गया स्टडी करने के लिए, लेकिन ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन अपर्याप्त रहा, एनफ नहीं था मतलब। Besides gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolution relationship, etc. बोला गया कि आपने चलो कुछ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को यूज करके आपने डिवीजन तो कर दिया, लेकिन जरूरत हुई कि हमें क्लासिफिकेशन करने के लिए और फीचर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, evolution relationship, in सब। Classification system for the living organism have hence undergone several changes over the time। टाइम के साथ में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है उसमें बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, वो तो हमें पता ही है, जो मैंने अभी आपको बताया। भाई पहले साइंस का यूज ही नहीं किया जा रहा था, फिर एरिस्टोटल ने पहली बार साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया, फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कैरोलस लीनियस ने, फिर थ्री किंगडम आया, फोर किंगडम आया, फाइव किंगडम आया, फिर सिक्स किंगडम कार्लोजो ने। तो टाइम के साथ में क्लासिफिकेशन में चेंज हुआ है ना, ऐसा थोड़ा ना शुरू में जो था वो अभी तक वैसा ही चलता आ रहा है। दो प्लांट एंड एनिमल किंगडम, भाई कितना ही लेकिन चेंज हुआ हो, दो किंगडम प्लांटी और एनिमलिया रेगुलर बने हुए हैं। हैव बीन ए कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, सभी क्लासिफिकेशन में दोनों किंगडम प्रेजेंट है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट ग्रुप स्लैश ऑर्गेनिज्म बी इंक्लूडेड अंडर दीज किंगडम हैव बीन चेंजिंग। भले ही इन दोनों किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म शामिल है उनको लेकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हुई है। जैसे कि फिफ्थ नंबर का जब किंगडम दिया गया फंगी, तो उसको कहाँ से निकाला गया, उसको प्लांटी वाले पार्ट से सेपरेट किया गया, ठीक है ना। तो भले ही इन दोनों किंगडम की प्लांटी और एनिमेलिया में जो मेंबर्स हैं उनको निकाल करके हमने नए किंगडम बना दिए, लेकिन ये दोनों किंगडम जो हैं वो रेगुलर बने हुए हैं। The number and nature of other kingdom have also been understood differently by different scientists over the time। प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा जो और किंगडम बने हैं इनमें भी टाइम के साथ में साइंटिस्ट जो हैं वो इनको स्टडी करके इनमें भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो चेंज की जा चुकी हैं और की जा सकती हैं आने वाले टाइम में। फिर ये टेबल दे रखी है, अभी जब जो तुम्हें बेसिक आइडिया मैंने दिया ना वो इसको टेबल के थ्रू समझा रखा है। पांच किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। देखो बेटा एक चीज याद रखनी है, इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट हैं, प्रोकैरियोट क्या होते हैं, अगर लिविंग है तो सेल होगी तो जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो जेनेटिक मटेरियल के चारों तरफ कवरिंग होगी या फिर नहीं होगी। अगर कवरिंग है तो उसको हम बोल देते हैं यूकैरियोट, और अगर कवरिंग नहीं है तो उसको हम बोल देते हैं प्रोकैरियोट। तो इस अर्थ पे जितने भी प्रोकैरियोट हैं वो सिर्फ एक किंगडम में है, मोनेरा में। बचे हुए चार किंगडम में यूकैरियोट आते हैं। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती नहीं है, तो प्रोकैरियोट मतलब मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बचे हुए चार में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। इसके अलावा जो प्रोकैरियोट होते हैं वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोट यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी। यूकैरियोट में जितने भी यूनिसेलुलर हैं उनको प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया है। बचे हुए तीन किंगडम में फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया में मल्टीसेलुलर को रखा गया है। अब मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई। जब मल्टीपल सेल्स आई तो फंगी में टिश्यू जैसी स्ट्रक्चर बनने लगी, प्लांटी में जो है वो कहानी ऑर्गन तक पहुंच गई, और एनिमेलिया में कहानी ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच गई, ठीक है। एनिमेलिया के जो मेंबर्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांटी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो बनी होती है सेल्यूलोज की। फंगी में सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। प्रोटिस्टा के कुछ मेंबर्स में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती है। मोनेरा के जो मेंबर्स हैं उनमें सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक मतलब सेल्यूलोज की नहीं बनी होती, और बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की मतलब पॉलीसेकेराइड की और अमीनो एसिड की, ठीक है। एनिमल्स हमेशा हेटेरोट्रोपिक होंगे, कभी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। प्लांट हमेशा जो है वो ऑटोट्रोपिक होंगे, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाएंगे। फंगी भी हेटेरोट्रोपिक होते हैं, खाना खुद नहीं बना सकते हैं। प्रोटिस्टा में जो है वो दोनों टाइप का न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक भी हेटेरोट्रोपिक भी, और मोनेरा में भी दोनों टाइप का ऑटोट्रोपिक भी हेटेरोट्रोपिक भी, ठीक है। ऑटोट्रोपिक का मतलब यह है जो खाना खुद बना सकते हैं, सनलाइट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को असिमुलेट करके खाना खुद बना सकते हैं। तो इसमें दो टर्म लिख रखी है पोनेरा में, कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। देखो बेटा जब अर्थ बनी थी
तो अर्थ बनने के टाइम में जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो सबसे पहले प्रोकैरियोट बने, ठीक है, और वो थे हेटेरोट्रोफ्स। फिर धीरे धीरे चीजें डेवलप हुई, उनमें कुछ पिगमेंट्स आने लगे जो एनर्जी को यूज करके फिर खाना बनाने लगे। तो पहले वाले शुरुआत वाले जो मोनेरन्स आए वो हेटेरोट्रोफ्स से, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होकर के कीमोऑटोट्रोफ्स आई। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, उस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी निकल रही है उस एनर्जी को यूज करके ये खाना बनाने लगी। फिर धीरे धीरे चीजें और डेवलप हुई, तो जो प्रोकैरियोट है उसमें पिगमेंट्स डेवलप हुए, तब वो फोटोसिंथेसिस करने लगे। तो ये जो है वो टेबल दे रखी है, इसको आप और अच्छे से समझ सकते। इस टेबल में जो मैंने बताया है, अब इसको आप एक एक वर्ड को देख लो तो सेम बातें हैं, ठीक है ना, जो मैंने अभी आपको समझाया। 1969 में आर.एच. विटेकर जो है उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। जो 5 किंगडम जो दिए गए उनके द्वारा जो नाम है, उनका नाम है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया। क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने जो क्राइटेरिया यूज किए थे, मतलब जैसे अभी मैंने बताया ना, एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया यूज किया कि प्लांट्स को जब उन्होंने ग्रुप में बांटा तो सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया, एनिमल्स को जब बांटा तो रेड ब्लड प्रेजेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे बांटा। कैरोलस लीनियस ने जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने सेल वॉल को बेसिस बनाया। इसी तरीके से आर.एच. विटेकर ने जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने सेल की स्ट्रक्चर, मतलब सेल प्रोकैरियोट है या फिर यूकैरियोट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बॉडी में यूनिसेलुलर एक सेल प्रेजेंट है या फिर मल्टी सेलुलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि किससे किसका ओरिजिन हुआ है। इस बेसिस पर आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद में 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया कार्ल वूज ने। कार्ल वूज ने क्या किया कि जो मोनेरा किंगडम है उसको 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया, तो बचे हुए 4 किंगडम तो सेम रह गए, और मोनेरा को 2 में बांट दिया तो 6 किंगडम हो गए। और फिर उन्होंने 3 डोमेन, मतलब जो किंगडम 6 बने ना उनको 3 डोमेन में, तो 3 डोमेन कैसे किए उन्होंने, जो 4 किंगडम है प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमेलिया, इन चारों का तो एक ही डोमेन बनाया, यूकैरिया। और इसके अलावा जो मोनेरा को 2 में बांटा था उन्होंने आर्की बैक्टीरिया में और यू बैक्टीरिया में, तो इसके लिए उन्होंने 2 डोमेन बनाए, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो है उसके लिए तो डोमेन बनाया उन्होंने आर्की, और जो यू बैक्टीरिया है उसके लिए डोमेन बनाया यू बैक्टीरिया। तो इस तरीके से उन्होंने 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और बचे हुए जो 4 यूकैरियोटिक किंगडम है उनके लिए 3rd डोमेन बनाया। इस तरीके से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। Let us look at this 5 kingdom classification to understand the issues and consideration that influenced the classification system. देखो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया ना, इसको आप अच्छे से व्यू करो, इससे आपको इश्यूज भी पता चल जाएंगे और वो सारी चीजें बेसिक भी पता चल जाएंगी जिसने इन क्लासिफिकेशन सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया है। पहले के जो क्लासिफिकेशन सिस्टम से, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात की गई है, उसमें क्या किया गया था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मोसेज, फंस, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सब को प्लांट्स में रखा गया था। अच्छा, इन सब को एक जगह रखने का रीजन क्या था, इन सब में एक जो है वो कैरेक्टर फिक्स था और इन सब की सेल में जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट थी। तो जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था उसका बेसिस ही सेल वॉल था, तो सेल वॉल के बेसिस जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी उन सबको उसने प्लांट में रख दिया। इसके अलावा क्या किया, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स which widely differed in other characteristic. 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, सिर्फ एक कैरेक्टर का यूज करके उनको क्या कर दिया, एक ही किंगडम में रख दिया। इसकी वजह से क्या हुआ, जो बहुत दूर दूर जिनका कोई रिलेशन ही नहीं है वो भी एक किंगडम में आ गई, जैसे कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, उनको जो है वो यूकैरियोटिक के साथ रख दिया गया। ये शुरुआत में हमने कमियां भी तो यही तो बताई थी, यही तो कमियां थी 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, कि भाई आपने प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंशिएट ही नहीं किया। तो जो प्लांट्स हैं वो यूकैरियोट हैं और जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोकैरियोट हैं। प्रोकैरियोट में भी सेल वॉल है, यूकैरियोट प्लांटी में भी सेल वॉल है, फंगी में भी सेल वॉल है। तो बोले आप इनको एक साथ कैसे रख सकते हो, इनमें तो बेसिक जब आप सेल के लेवल पे जाके देखोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। इसकी वजह से जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म
और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम बताएं क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा जो है उनको एल्गी के अंडर रख दिया गया। ये जो क्लासिफिकेशन है वो ऑटोट्रोफिक में जैसे कि प्लांट्स होते हैं और हेटेरोट्रोफिक जैसे कि फंगी होता है उसमें भी इन्होंने कोई भी डिफरेंस नहीं किया, जबकि उनकी सेल वॉल के कंपोजिशन में काफी ज्यादा डिफरेंस भी देख भाई, आपने सेल वॉल को बेसिस तो बनाया लेकिन सेल वॉल के कंपोजिशन में काफी ज्यादा डिफरेंस है। प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, फंगी में सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी होती है। फंगी हैड काइटिन इन देयर वॉल्स while the green plants had a cellulosic cell wall। जब आप ऐसे एक एक कैरेक्टर को कंसीडर करते हो तब जाकर के जो फंगी जो है उसके लिए सेपरेट किंगडम बनाया गया, किंगडम फंगी। ऑल प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो है उनको किंगडम मोनेरा में रखा गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए किंगडम बनाया गया प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में जो मेंबर्स जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जिनको पहले एल्गी में रखा गया था प्लांटी किंगडम के अंदर, क्योंकि इन दोनों में ही सेल वॉल होती है, और पैरामीशियम और अमीबा इनको एनिमल किंगडम में रखा गया था क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन ये चारों के चारों कैसे हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो जब धीरे धीरे एक एक कैरेक्टर को ध्यान में रख करके स्टडी की गई तो ये जो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग किंगडम में थे उन सब को निकाल करके एक ही किंगडम में रखा गया और किंगडम का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो पहले के क्लासिफिकेशन में इन ऑर्गेनिज्म को क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला जिनमें सेल वॉल होती है तो इनको प्लांटी में रख दिया, पैरामीशियम, अमीबा इनमें सेल वॉल नहीं होती तो इनको एनिमल में रख दिया, लेकिन ये सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं। तो इन सब को निकाल करके जो है वो डिफरेंट किंगडम से निकाला और फिर एक जगह इनको रखा गया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। और ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि टाइम के साथ में क्लासिफिकेशन के जो क्राइटेरिया हैं वो चेंज हुए हैं। दिस काइंड ऑफ चेंजेस will take place in future too, depending on the improvement in our understanding of characteristic and evolutionary relations। ऐसा आने वाले फ्यूचर में भी हो सकता है कि आज कोई ऑर्गेनिज्म प्लांटी में हो, आज कोई ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में हो, आज कोई ऑर्गेनिज्म फंगी में हो, मोनेरा में हो, प्रोटिस्टा में हो। आने वाले टाइम के साथ में अगर आने वाले टाइम के साथ में हमारी जो क्लासिफिकेशन की जो स्टडी है और हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज होगी, और चेंज होने के साथ में कोई और ऑर्गेनिज्म को लेकर के हम अलग किंगडम बना सकते हैं या फिर उसको एक किंगडम से निकाल करके दूसरे किंगडम में रख सकते हैं। ठीक है। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological, and reproductive similarities, but is also phylogenetic, is based on evolutionary relationship। टाइम के साथ में जो अटेम्प्ट किए गए हैं क्लासिफिकेशन के वो हमें दिखाते हैं कि ना सिर्फ हमने मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज को ध्यान में रखा है, बल्कि हम फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ध्यान में रख रहे हैं कि किससे किसका ओरिजिन हुआ है। इस चैप्टर में हम किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी जो विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंडर जो किंगडम है उनके बारे में, उनके कैरेक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लांटी और एनिमेलिया के लिए सेपरेट चैप्टर दे रखे हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4। तो ये हमने इस चैप्टर का एक बेसिक आइडिया ले लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किंगडम मोनेरा को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।